जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार के इतिहास से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल बीपीएससी में पूछे गए हैं दोस्तों उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों पावापुरी में। दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी आपको याद रखना है। क्या दोस्तों? तो भगवान महावीर का जन्म अब तक हम लोग पढ़ते आए थे कि कितना है दोस्तों, तो 540 ईसा पूर्व है इनका जन्म। लेकिन नई एनसीईआरटी की जो बुक आई है दोस्तों उसमें भगवान महावीर का जो जन्म बताया गया वो कब हुआ है दोस्तों, तो 599 ईसा पूर्व है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अब जब पूछा जाए दोस्तों कि भगवान महावीर जी का जन्म कब हुआ था तो 599 ईसा पूर्व में महावीर जी का जन्म हुआ था। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से देख लेते हैं दोस्तों। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान यानी निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया था। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है। तो ये कहाँ पर दफन है दोस्तों? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये जो है दोस्तों नालंदा में दफन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, यूसुफ शाह चक्र की मृत्यु कब हुई थी? तो 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई इसे जिसे नालंदा में दफनाया गया है। तो याद रखना है इनका मकबरा कहाँ पर है दोस्तों, तो नालंदा में है। नेक्स्ट है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री 1632 ईस्वी में पटना में स्थापित की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि किसमें थी दोस्तों? तो सूती वस्त्र, चीनी, सोडा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? तो दोस्तों याद रखना है उनकी पत्रिका का नाम हुंकार था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की। नेक्स्ट है, दशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस पुस्तक के रचनाकार हैं दोस्तों सखाराम गणेश देवस्कर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दशेर कथा जिसका अर्थ होता है देश की बात, महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन जो वर्ष है दोस्तों वह 1904 में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? तो सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक हैं मुरली मोहन प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा सी। हालांकि यहाँ पर मुरली मनोहर प्रसाद होना चाहिए, मोहन प्रसाद लिखा गया। राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया। याद रखना है दोस्तों, यह भी पूछ सकता है कि सर्च लाइट नामक जो समाचार पत्र का प्रकाशन था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सैयद हैदर हुसैन के द्वारा। सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के क्या थे? संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर को मोहन लिख दिया है।
तो याद रखना है, प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प क्या माना था दोस्तों, तो ई माना था। नेक्स्ट है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखना है, कहाँ पर हुआ था, तो भागलपुर में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे। अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की विशेष उपस्थिति थी। तो यह भी सवाल पूछ सकता है दोस्तों कि 1909 में जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें मुख्य उपस्थिति किसकी थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले की। नेक्स्ट है, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों कब, तो 1921 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो यह की गई थी दोस्तों सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। तो क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सान्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य क्या था, तो संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना। नेक्स्ट है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो यह किया गया था दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सोनपुर मेले के दौरान किया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष बनाया गया तथा श्री कृष्ण सिंह को सचिव बनाया गया। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन 1929 में किया गया था उसमें सचिव कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह उसमें सचिव थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे, तो ये थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो यह है दोस्तों पादरी की हवेली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पादरी की हवेली, जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों वह पटना में कब हुआ था, तो 1713 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था, तो यह जिला था दोस्तों कैमूर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जुलाई 2009 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार भी एक महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल वाला क्या है दोस्तों, राज्य है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो यह किया गया था दोस्तों स्वामी विद्यानंद के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य के दरभंगा इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था, तो यह किया गया था दोस्तों किसके द्वारा, तो याद रखना है श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ तब आया जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने यानी 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। सचिव कौन थे दोस्तों, तो सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया, तो यह किया गया था दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में। याद रखना है।
तो बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल साकृत्यानंद, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता था? ये थे, तो याद रखना है दोस्तों कौन थे इसमें से, तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, ये जो थे दोस्तों बिहार के किसान नेता थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल साकृत्यानंद प्रमुख थे। नेक्स्ट है, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब किया गया था? तो बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन किया गया था दोस्तों वर्ष 1929 में। तो बिहार में किसानों को संगठित करने और उनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे और सचिव कौन थे दोस्तों? तो श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी अर्थात कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। C.R. दास इसके क्या थे? अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू क्या थे दोस्तों? इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों पटना में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब हुआ था? 1912 में। तो यह भी याद रखना, इसके 10 साल बाद कहाँ पर हुआ था? तो 1922 में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? तो गया में। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो रघुनाथ नरसिंह माधोलकर द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन के महासचिव कौन थे? तो यह भी सवाल पूछ सकता है। सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजरूल हक स्वागत समिति के क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल साकृत्यानंद तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में कौन थे? तो रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। तो याद रखना है दोस्तों, ये सभी के सभी नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो वर्ष 1931 में। नेक्स्ट है, 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है, बिहार समाजवादी पार्टी जो कि कब हुआ गठित किया गया था? 1931 में। का गठन किन्होंने किया था? तो किनके द्वारा किया गया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और जयप्रकाश नारायण क्या थे दोस्तों? तो सचिव थे। याद रखना है आपको। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो याद रखना है, लोकनायक की उपाधि दी गई थी दोस्तों जयप्रकाश नारायण को। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, याद रखना है ये नाम, तथा अरुणा आसिफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणों उपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था और ये डेट इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बिहार में रश्मि कुमारी एक हैं, तो यह क्या है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है दोस्तों रश्मि कुमारी। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बिहार की रश्मि कुमारी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी हैं। वह दूसरी, तीसरी और 5वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप, 4थी विश्व कैरम चैंपियनशिप
1999 में प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिताओं की विजेता रही हैं। नेक्स्ट है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों सर, कौन थे? तो सर, एक मिनट, तो बिहार के प्रथम जो राज्यपाल थे दोस्तों इसमें से कौन थे? तो बिहार के प्रथम जो राज्यपाल हैं दोस्तों इसमें से सर जेम्स डेविड शिप्टन, जो कि बिहार के प्रथम क्या थे दोस्तों? राज्यपाल थे। तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है। तो सर जेम्स डेविड शिप्टन 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल रहे। फिर 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल रहे। उड़ीसा विभाजन के बाद वे बिहार के पहले राज्यपाल थे, तो याद रखना है। उनके बाद 11 मार्च 1937 को सर मॉरिस गार्नियर हैलेट राज्यपाल बने। तो ये इंपॉर्टेंट दोनों नाम है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिव्यांग अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों भागलपुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अभिनेता मुकुंद लाल गांगुली, जिन्हें हम लोग अशोक कुमार के भी नाम से जानते हैं, का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 2001 को मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जीता था दोस्तों स्वर्ण पदक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स का आयोजन 1 से 15 मई 2022 के मध्य कहाँ पर किया गया था? ब्राजील में किया गया। बिहार के ऋतिक आनंद ने बैडमिंटन की टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे दोस्तों कौन थे अध्यक्ष? तो A.N. सिन्हा थे, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद थे। तो राइट आंसर हो सॉरी यहाँ पे पूछा जा रहा अध्यक्ष, एक मिनट, अध्यक्ष पूछा जा रहा है दोस्तों कि सदस्य पूछा जा रहा है, सॉरी। तो बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष यानी अस्थायी कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि बिहार से ही थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिहार से संविधान सभा के लिए याद रखना 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा यह भी शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख है। ये आपको याद रखना है कितने संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो 36, ठीक है। नेक्स्ट है, 1972 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। तो यह आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने 1872 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड को क्या किया था दोस्तों? प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था दोस्तों मोहम्मद यूनिस के द्वारा। और उस समय गवर्नर बिहार के गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो याद रखना है हैलेट थे। तो बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनिस कब से कब तक थे दोस्तों? तो 1/4/1937 से 19/7/1937 तक ने किया। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। कार्यकाल इनका है कब से कब तक का? तो 20/7/1937 से 31/10/1939 तक। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो यह माना है दोस्तों लॉर्ड मिंटो को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना, क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो एक्ट के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता, पृथक चुनाव इकाई और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी पृथक निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को क्या किया था? तो बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में
आयोजित हुई। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची यानी 70 मीटर प्रतिमा वर्ष 2013 में स्थापित की गई। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया। अतः इस प्रश्न का उत्तर ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने इसका उत्तर क्या दिया था दोस्तों, तो डी दिया। यानी इसका उत्तर क्या है आयोग के द्वारा, तो आयोग ने इसका आंसर दिया दोस्तों भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। तो आपको इसी को टिक आउट करके चलना है। नेक्स्ट है 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी, तो बिहार में जिलों की कुल संख्या थी दोस्तों 55। तो वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही बिहार में 37 जिले शेष बचे। वर्तमान में बिहार में कुल जिलों की संख्या कौन है कितनी है दोस्तों, 38, और नवीनतम जिला कौन सा है, तो अरवल है। ठीक है। नेक्स्ट है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो यह किसने बनाया था, तो शेर शाह ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो तारीख दाऊदी के विवरण के अनुसार शेर शाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्यों कौन कौन सा, तो मगध, नंद और मौर्य की गौरवपूर्ण राजधानी रही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया, तो वह स्थान है दोस्तों राजगीर। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु कौन थे दोस्तों, तो निचिदात्सु फूजी द्वारा बनाई गई थी। वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए राज्य बिहार का गठन किया गया। बिहार राज्य गठन के 4 वर्ष उपरांत यानी 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय के गठन को खोला गया, जबकि 26 फरवरी 2016 के गजट में पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रकाशित किया गया। यहाँ पर डेट मिसिंग है दोस्तों, याद रखना है आपको। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो बिरसा मुंडा के गुरु थे दोस्तों आनंद पांडे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनका जन्म 1875 ईस्वी में उलिहातू गांव में हुआ था। उसकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गया, किंतु उसकी आत्मपिपासा शांत न हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा। वह हिंदुओं धर्म के विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ था। 1895 ईस्वी में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया तथा इसके आधार पर उसने बोंगो यानी देवी देवता की जगह सिंह बोंगा यानी एक देवता की पूजा करने को कहा। लोग उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 में बिरसा को पकड़ लिया गया। यह डेट भी बीपीएससी पूछ चुका है कि बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था, तो 3 मार्च 1900 को बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। जेल में ही हैजे की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है बिहार में चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो चिरांद जो है दोस्तों नवपाषाणिक संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं दोस्तों, वो हमें बिहार के चिरांद नामक स्थान से मिले हैं। ठीक है, चिरांद कहाँ पर है दोस्तों, तो यह सारण जिले में, याद रखना है। बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक पूरा स्थल नवपाषाणिक संस्कृति स्थल है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। वर्ष 1962-63 में प्रोफेसर वीके सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, तो 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो 22 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह 1000 पैदल सैनिक व कुछ घुड़सवारों के साथ जगदीशपुर पहुंचे थे। अपनी जख्मी बांह को खुद अपनी तलवार से काटकर उन्होंने गंगा को समर्पित कर दिया। कुंवर सिंह के जगदीशपुर लौटने की खबर पाकर अंग्रेजी सेना ली ग्रांट के नेतृत्व में 22 अप्रैल 1858 की शाम को आरा से रवाना हुई। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों हजारीबाग में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बिहारी छात्र सम्मेलन यानी बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन वर्ष 1900 यानी अक्टूबर 1921 में हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो सरला देवी ने की थी। नेक्स्ट है 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो याद रखना है दोस्तों बिहार में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 1904 में देवघर यानी तत्कालीन बिहार अब झारखंड में है देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति था। भागलपुर में आंदोलन की शुरुआत 1906 ईस्वी में हुई थी, जहां सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अन्य समर्थकों के साथ स्वदेशवाद पर व्याख्यान दिया और इनका समर्थन किया। नेक्स्ट है बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? तो याद रखना है दोस्तों रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुरदास के द्वारा पटना में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बाबा ठाकुरदास ने 1906-07 ईस्वी में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की और दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन शुरू किया। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वे कौन थे दोस्तों? तो वे थे जय रामदास दौलत राम। तो याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम थे, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक था। तत्पश्चात कौन बने? तो माधव श्री हरि अने। कब से कब तक इनका कार्यकाल था? 12 जनवरी 1948 से 14 जून 1952 तक बिहार के द्वितीय राज्यपाल थे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो सभी को मालूम होगा दोस्तों 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर कौन सा है? तो वह है दोस्तों राजगीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध है। इन 5 पहाड़ियों के नाम कौन कौन से हैं? याद रखना है, कभी भी सवाल पूछ सकता है। विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी। गया 3 ओर से छोटी व पथरीली पहाड़ियों से घिरा है। यह भी याद रखना है कौन कौन सा? तो मंगला गौरी, रिंग स्थान और रामशिला और ब्रह्मयोनी। ये भी सवाल पूछता है कि ब्रह्मयोनी किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों यह गया जिले में स्थित है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो वह था दोस्तों भागलपुर और राजमहल। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह मुक्त ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ। उनकी मुख्य शिकायत भद्रलोक अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से था जो उनके इलाकों में आकर बस गए थे तथा उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हें भद्रलोक का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को क्या कहते थे दोस्तों? तो दीक कहते थे। 1855 ईस्वी में सिंधु कान्हू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप से धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? तो याद रखना है दोस्तों इसमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले शुरुआत हुआ था 1857 का विद्रोह रोहिणी में, रोहिणी के बाद पटना में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में और उसके बाद कहाँ पर दोस्तों? तो जगदीशपुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गाँव में देसी स्थल सेना के 32वें रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहल इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था।
पटना में 3 जुलाई, डेट याद रखना है, 1857 को विद्रोह हुआ। इसके पश्चात आपको याद रखना है 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में तथा 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा में विद्रोह किया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो वे कौन थे दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ल थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना आरंभ किया। उनके साथ राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, रामनवमी प्रसाद आदि प्रमुख व्यक्ति थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से हैं? तो ये किस संप्रदाय से थे दोस्तों? तो फिरदौसी संप्रदाय से थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सरफुद्दीन अहमद जिनका जन्म कब हुआ था? तो 1262 ईस्वी में मनेर में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1380 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई थी। किस सिलसिले से जुड़े थे? तो फिरदौसिया सिलसिले के ये क्या थे दोस्तों? सूफी संत थे। उन्होंने सुहरवर्दी की अरबी कृति यानी अदब अल मुरुद्दीन का पर क्या किया था दोस्तों? तो एक भाष्य लिखा था। उनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो मकतूबात ए सदी, याद रखना है, मकतूबात ए सदी किनकी रचना है? तो सरफुद्दीन अहमद की यह रचना है दोस्तों। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार यानी डिप्टी गवर्नर बनाया। बंगाल के नवाब सरफराज के समय में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और सरफराज खां को गिरिया के युद्ध कब हुआ था? तो 1740 ईस्वी में मार डाला। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का क्या बना था दोस्तों? नवाब। तो ये भी डेट याद रखना है कि 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां जो था दोस्तों वह बंगाल का नवाब बना था। नेक्स्ट है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था। तो यह महत्वपूर्ण रहा था दोस्तों विद्या केंद्र के रूप में, साथ ही साथ धार्मिक केंद्र के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। तो राइट आंसर होगा दोस्तों डी। मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ओदंतपुरी का महाविहार यहाँ स्थित है। किसने बनाया था दोस्तों ओदंतपुरी का महाविहार? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित थे, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। इसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या केंद्र के रूप में भी विकसित था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नज़दीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? तो यह किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के क्या थे दोस्तों? संपादक थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा हुए। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरूल हक, हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। वर्ष 1908-9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1912 को, 22 मार्च को यह घोषित हुआ था और 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था दोस्तों? यह लागू हुआ था। बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत बिहार का उद्घाटन हुआ, जिसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? पटना। भारत शासन अधिनियम 1935 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया। नेक्स्ट है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों 1912 में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस वर्ष बिहार उड़ीसा से पृथक हुआ?
तो वर्ष 1936 ईस्वी में बिहार जो है दोस्तों उड़ीसा से अलग हुआ, यानी उड़ीसा जो है दोस्तों उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ। नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो वर्ष 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो यह बना था दोस्तों वर्ष 1912 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से एक नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से क्या हुआ दोस्तों? प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए एवं दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष जो बिहार दिवस मनाया गया था दोस्तों वह कौन सा था? याद रखना है, 111वां जो था दोस्तों बिहार दिवस था। और इस वर्ष बिहार दिवस का थीम क्या था? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यह करेंट का पॉइंट है। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से अलग हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 1912 में। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? सेमी क्वेश्चन है, 1912 में। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका महत्व है दोस्तों कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था? तो कब बना था दोस्तों? तो एक भारतीय राज्य के रूप में। तो यहाँ पढ़ लेना है दोस्तों, राज्य लिखा गया है। तो यह बना था दोस्तों 1936 ईस्वी में। वर्ष 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। वर्ष 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसी कारण प्रश्नानुसार बिहार लोकसेवा आयोग ने इसका उत्तर वर्ष 1936 को माना है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था दोस्तों अलग प्रांत का 1936 में। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो यह बना था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो यह स्वीकार किया गया था 1885 ईस्वी में। तो बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो हुई थी दोस्तों वह कब हुई थी? तो याद रखना है वर्ष 1913 में। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य और याद रखना है 21 निर्वाचित सदस्य एवं 19 मनोनीत यानी नॉमिनेटेड मेंबर रखे गए थे। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वर्ष 1920-21 तक बिहार एवं उड़ीसा के गवर्नर थे। इस पद पर नियुक्त होने वाले वे कौन थे दोस्तों? तो प्रथम भारतीय थे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो याद रखना है दोस्तों, बैट बेगारों पर रोक लगाई गई थी। वर्ष 1902 से 10 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंध तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुदकुटी अधिकारों को मान लिया तथा बैट बेगारी या बालात श्रम का उन्मूलन कर दिया। आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया? तो वर्ष 1908 में।
नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित यानी एससी के लिए कितना सीटें आरक्षित है दोस्तों? तो 38 सीटें आरक्षित है। और वहीं बात करें एसटी के लिए तो 2 सीटें आरक्षित है। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से 203 सीटें सामान्य की, 38 अनुसूचित जाति एवं 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था दोस्तों 2006 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया। यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है और जिला स्तर पर क्या है दोस्तों? तो जिला परिषद है। नेक्स्ट है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों बौद्ध मठ। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। 12वीं सदी के अंत में उदंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया। नेक्स्ट है 1866-67 के नील खेती हरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो यह विद्रोह कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था दरभंगा एवं चंपारण में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उत्तर बिहार के नीलहे रैयतों ने अत्याचार से त्रस्त एवं अपने दुखमय जीवन से उबकर 1866-67 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग पहल लाल सड़ैया कोठी में फूटी। वहाँ से होता हुआ यह विद्रोह चंपारण और दरभंगा में फैल गया। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी में रिपीटेड सवाल भी जो है दोस्तों पूछने का प्रचलन है। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये थे दोस्तों मुरली भड़ावा गांव के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण जिले के मुरली भड़ावा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से वर्ष 1916 में लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो यह दिया था दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट है किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण की किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो वे थे दोस्तों पीड़ मोहम्मद मुनीस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पीड़ मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर क्या डाला था दोस्तों? प्रकाश डाला था। उनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें चंपारण में अत्याचार, चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता आदि प्रमुख है। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो यह था दोस्तों बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था 1830 के दशक में। तो बहावी आंदोलन मूलतः अरब से प्रारंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल बहाव था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था, याद रखना है आपको। भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 ईस्वी के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। नेक्स्ट है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल आदि ने किया था। और ये मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर स्थित है दोस्तों देव में। तो बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है से बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई थी। यह मंदिर जो है दोस्तों वर्तमान मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो वह जिला था दोस्तों मुंगेर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, याद रखना है कि बरही आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था वह कहाँ पर किया गया था?
तो वो स्टार्ट किया गया था दोस्तों मुंगेर में। वर्ष 1930 और 32 के मध्य बढ़ी कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया। नेक्स्ट है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो वे कौन थे दोस्तों जिसने पहला कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो वे थे दोस्तों श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के भी नाम से जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय क्या कहा जाता था मुख्यमंत्री को? प्रधानमंत्री बने थे। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और वर्ष 1961 तक यानी मृत्यु पर्यंत तक इस पद पर बने रहे। कब मृत्यु हुई थी? तो 31 जनवरी 1961 को। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। सन 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल साकृत्यानंद ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो वर्ष 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल साकृत्यानंद ने किया था। नेक्स्ट है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो वर्ष 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसी दौरान बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था। तो अगस्त प्रस्ताव यानी अगस्त 1940 तथा क्रिप्स मिशन 1942 के सफलताओं ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7 से 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर, याद रखना है, के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर स्टार्ट किया था दोस्तों। तो रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया और वर्ष 1969 में विधायक बने। इसके बाद वर्ष 1974 में वे लोक दल में शामिल होकर फिर चुने गए। वर्ष 1977 में वे हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंतर से क्या हुए थे दोस्तों? जीते थे। वर्ष 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। वर्ष 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा में पुनः रिकॉर्ड मतों से जीते। 8 अक्टूबर 2020 को उनका क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया। नेक्स्ट है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए वे निर्वाचित हुए थे। तो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह वर्ष 1996 में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए और केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने लगातार वर्ष 2009 तक वैशाली सीट से ही लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। वर्ष 2004 से 2009 तक वे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी बने रहे। नेक्स्ट है, बिहार के राज्यपाल। तो बिहार के राज्यपाल कौन है? तो अभी तो चेंज कर गए हैं दोस्तों। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये भी चेंज कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। तो अभी देखा जाए दोस्तों, तो जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था री एग्जाम में, तो उस समय इसका राइट आंसर क्या था? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों सी। अब चेंज कर चुके हैं, तो देख लेते हैं। तो बिहार के राज्यपाल कौन है दोस्तों वर्तमान समय में? तो याद रखना है, राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर। मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो संजय करोल के स्थान पर बने हैं वर्तमान में के विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार ही हैं। और मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है दोस्तों? तो श्री HR श्रीनिवास। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के बनाने एवं बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है दोस्तों बिहार राज्य। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो बिहार राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के केबनाने एवं बिक्री खरीद पर पूरे राज्य में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्यों में पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मिजोरम, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान भी शामिल है। ई सिगरेट एक ऐसा यंत्र है जो देखने में साधारण सिगरेट जैसा लगता है। इसमें एक बैटरी और एक कार्ट्रिज होती है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किया गया दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा। तो दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों को क्लोज सर्किट टेलीविजन, जिसे हम लोग CCTV के नाम से जानते हैं, कैमरों की सख्त निगरानी में लाना और राज्य में समग्र अपराध नियंत्रण में सुधार करना है। कभी ये आपसे सवाल पूछ सकता है कि CCTV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्लोज सर्किट टेलीविजन। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया। तो यह आयोजित किया गया था दोस्तों पटना में। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि विश्व का पहला लिंग साहित्य महोत्सव अप्रैल 2017 में पटना यानी बिहार में आयोजित किया गया था। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करने और उन्हें बांटने, लिंग साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध लोगों के अनुभवों को जानने के लिए एक मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडलीय सदस्य संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो यह है दोस्तों बिहार राज्य। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो बिहार ने 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। इसका आयोजन 16 फरवरी 2018 को पटना में किया गया था। राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ राष्ट्रमंडल के सबसे पुराने स्थापित संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1911 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो यह किया जाएगा दोस्तों टोक्यो में। यह तो अब संपन्न भी हो चुका है। तो ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में हुआ। भारत 7 पदक इसमें जीता था दोस्तों। भारत ने कब? 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वर्ष 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। तो ये याद रखना है दोस्तों, 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने जा रहा है वो कहाँ पर होने जा रहा है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलीट कौन बन गया है? तो वह कौन बन गए हैं दोस्तों? तो सुंदर सिंह गुर्जर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सुंदर सिंह गुर्जर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बने हैं। वह पैरा एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के नामक पुस्तक भी लिखी गई है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर है, कॉम्पिलेक्ट्रस ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी ट्रूथ इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है दोस्तों सुनीता नारायण के द्वारा। तो कॉन्फिलेक्ट्रस ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट पुस्तक सुनीता नारायण के द्वारा लिखी गई है। सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद एवं राजनीतिक कार्यकर्ता है। उन्हें वर्ष 2005 में भारत सरकार ने पद्मश्री प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइफ्स निम्नलिखित में से किसका विषय था? तो यह था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। तो आपको इस बार का अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष, ठीक है, तो उसका थीम देकर जाना है क्योंकि यह सवाल आ चुका है। तो आने की संभावना भी है दोस्तों अगले एग्जाम में, ठीक है। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।